guys, welcome back to our channel, and today we are going to discuss the second lecture of our Indian Economy Revision Series 2021. So today we will discuss our second topic, that is monetary and credit policies, along with some current affair topics, some previous year questions and economic survey. So chalo we'll start with a quick revision. जैसे कि we all know these things, but just for a quick revision जल्दी जल्दी देख लेते हैं. What is money? So money is the medium of exchange to buy any goods and services acceptable to all parties, and there are various functions of monies that are medium of exchange, store of values, standard of deferred payments, distribution of output, etc. तो यहाँ दो terms हैं कि ये types हैं. Okay, types of money, legal tender and fiat money. What is legal tender? यूपीएससी 2018 में आई गेस इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स लीगल टेंडर. हम आगे देखेंगे ये चीज़. तो चलो, लीगल टेंडर इज एनी करेंसी डिक्लेयर्ड लीगल बाय गवर्नमेंट. ओके, एंड व्हाट इज फाइट मनी? फाइट मनी में जनरली नो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. ओके, हम इसे जल्दी जल्दी और सिंपल वे में देखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे. चलो मूविंग फॉरवर्ड. अब एक PYQ previous year questions है 2018. This is the question I was talking about. Which of the following best describes the meaning of legal tender money? चलो, option A, the money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. Oh, if someone don't know about legal tender money, तो they'll think कि अच्छा यहाँ भी legal है, यहाँ भी legal है, तो ये सही हो सकता है. But no, this is wrong. Second option is the money which is accredited to aggregator is under compulsion to accept in settlement of his claims. हमने यही देखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जो करेंसी हम यूज़ करते हैं वही होती है लीगल टेंडर. एंड तो ये सही हो सकती है. चलो फिर बाकी के दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं. द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा. इफ चेक ड्राफ्ट, हमें तो करेंसी पता है ना, ये तो करेंसी होनी चाहिए थी. चलो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री, इट्स नॉट मेटेलिक मनी, नॉट कंपल्सरली मेटेलिक मनी, सो ये भी रॉन्ग है. सो अब आवर ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी. सो विल स्टार्ट विथ मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो RBI जो है जब भी मार्केट में प्राइस को स्टेबल रखने के लिए क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी यूज़ करती है, वही मॉनेटरी पॉलिसी है. और जब गवर्नमेंट करती है देन इट इज़ फिस्कल पॉलिसी. वी नो दिस. आगे के क्लासेस में हम फिस्कल पॉलिसी भी देखने वाले हैं. चलो, तो मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ अ टूल यूज टू इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी. अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं? तो टू मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. तो वन बाय वन विल सी व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. सबसे पहले विल सी क्वांटिटेटिव. ओके, क्वांटिटेटिव में हम पहला जो देख रहे हैं वो है रिजर्व रेशियो. रिजर्व रेशियो क्या है? रिजर्व रेशियो में SLR एंड CRR. तो व्हाट इज CRR एंड SLR? तो हम ये एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे. जल्दी जल्दी से चलो. तो CRR इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड SLR इज फॉर लॉन्ग टर्म. ओके, तो CRR जो है, CRR इज दैट पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स दैट अ बैंक शुड कीप विथ RBI इन कैश फॉर्म. ओके, इसमें क्या होता है कि बैंक जो हैं वो RBI के पास एक सम पोर्शन ऑफ अमाउंट रखता है जिसपे देयर विल बी नो इंटरेस्ट. ओके, तो ये CRR होता है. एंड इट कैन बी बिटवीन 0 to 100%, जो भी RBI डिसाइड करे. एंड SLR, व्हाट इज SLR? तो इट इज़ द पोर्शन ऑफ बैंक दैट बैंक शुड कीप इन विद देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ RBI अप्रूव लिक्विड एसेट्स. मतलब लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आते हैं आपके? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, कैश एक्सेट्रा, ये सब आता है. एंड इट कैन बी बिटवीन 0 to 40%. सी, यहाँ एक डिफरेंस है. CRR कैन बी बिटवीन 0 to 100% एंड SLR बिटवीन 0 to 40%, जो भी RBI डिसाइड करती है यार. एंड व्हाट विथ SLR विल सी वन मोर थिंग कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विथ SLR. यस,
You can say it is indigenous with India or in India. That now rate in 2020 SLR is 19.3% and CRR is 3%. ओके 2020 में एक बार देख लोगे तो सही है. चलो एंड व्हाट इज़ OMO नाउ? OMO इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस. व्हाट इज़ OMO? तो इट इज़ द आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट. तो ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो खरीदना एंड बेचना होता है वही ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाता है. तो ये कैसे काम करता है? तो ये दो टाइप से काम करता है. ये जब आपको क्रेडिट एक्सपेंशन करना हो, मतलब जब आरबीआई को क्रेडिट एक्सपेंशन करना होता है तो आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना स्टार्ट कर देती है. इफ़ आरबीआई विल बाय दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो वो पैसे देगी बैंक को उसके बदले में, तो बैंक विल हैव मोर मनी, तो इससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, तो क्रेडिट एक्सपेंशन हो जाएगा. बट अपोजिट केस में जब हमें लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना होगा तो फिर आरबीआई बेचना शुरू करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को. तो आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचेगी तो बैंक्स खरीदेंगे, तो लिक्विडिटी अपने आप कम हो जाएगी. तो इसी तरह ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है. अनदर वन इज़ रेट्स, दैट इज़ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में आता है आपका बैंक रेट. तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज़ द रेट एट विच बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. ओके, बट क्या हुआ, ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता था. बट क्या हुआ कि आरबीआई जो है यूजुअली शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन देती थी और वो एलएफ के अंदर देती थी रेपो रेट पे. एलएफ इज विल सी फर्दर एलएफ क्या है. तो इसलिए इन 2011 एमएसएफ रिप्लेस दिस. एमएसएफ यहाँ है, इसने बैंक रेट को रिप्लेस कर दिया था. तो अब बैंक रेट इज़ नॉट इन यूज़ एनी मोर. चलो सेकेंड इज शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म हम भी देखेंगे. अभी इसमें शॉर्ट टर्म एलएफ होगा. तो क्वालिटेटिव में आते हैं अब मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट में शॉर्ट टर्म एलएफ इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. तो एलएफ क्या है? इसको 2000 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करवाया था. ओके, तो व्हेन बैंक नीड्स लिक्विडिटी टू मीट देयर डेली मिसमैचेस बिटवीन नीड्स एंड अवेलेबिलिटी, so RBI help them with limited amount on a short term basis at repo rate. That is called LAF. ओके, अब LAF में हमें तीन चीज़ें देखनी है: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड MSF. ये तो हमने यूजुअली हमें पता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, बट चलो फिर भी देख लेते हैं. व्हाट इज़ रेपो रेट? तो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक्स फॉर शॉर्टर पीरियड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. अब ये शॉर्टर पीरियड कितना हो सकता है? तो इट माइट बी 7 days, 14 days और 21 days, एनीथिंग. और 2020 में रेपो रेट इज़ 4%. ओके, एंड नाउ रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच RBI बोरोज फॉर शॉर्टर टर्म अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो एक चीज़ देखेंगे रिवर्स रेपो रेट के साथ कि इट इज़ ऑलवेज 25 basis point below repo. Okay, yes, and 2020 में it is 3.35%. Now MSF. What is MSF? I told you MSF is marginal standing facilities. It is introduced in 2011 and it replaced bank rate. Yes, and it enables commercial bank to borrow from RBI at a penal rate. और ये actually this is emergency facility for maximum 24 hours. Yeah, not more than that, only maximum for 24 hours. So what were the two conditions? They are like when bank allotted, when the amount allotted under a liquidity adjustment facility is exhausted, and the another one is when
government security is in excess of SLR exhausted. In these two conditions, commercial banks were allowed to borrow from RBI at a penal rate and for maximum 24 hours. Chalo. Next qualitative instrument is selective credit control. What is selective credit control now? तो जनरली क्या होता है ना सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कि RBI विल encourage फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सर्टेन टाइप्स ऑफ बोरोअर्स एंड डिस्करेज बैंक क्रेडिट फॉर सर्टेन अदर पर्पसेस. ओके, हाँ चलो, ओके देखो इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या होता है ना कि RBI कभी कभी इनकरेज करती है कि कोई सर्टेन टाइप का बोरोइंग्स हो एक सर्टेन सेक्टर में. तो इसके लिए RBI ने जो है कुछ सीलिंग्स फिक्स कर रखी हैं. जैसे कमर्शियल बैंक शुड हैव टू लेंड 40% टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स, और ऐसे ही जैसे RRBs हो गए आपके रीजनल रूरल बैंक्स, SFBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक्सेट्रा, इन सबको 40% दे हैव टू लेंड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज मोरल सुएशन. मोरल सुएशन क्या है? मोरल सुएशन में दो चीज़ें आती हैं आपकी. पहली परसुएशन एंड देन प्रेशर, एंड देन अगर इन दोनों से काम ना चला तो डायरेक्ट एक्शन. अब इसमें क्या होता है कि जब बैंक्स जो हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव नॉर्म्स को नहीं फॉलो करती हैं तो सबसे पहले परसुएशन मीन्स बातचीत. तो RBI सबसे पहले बातचीत के लिए बुलाती है, बात होगी, बातों से समझाया जाएगा. बट इफ़ बैंक तभी भी नहीं समझती है तो RBI विल प्रेशराइजिंग बाय रिटन ऑर्डर, मेल्स एक्सेट्रा. एंड ये भी काम नहीं करता है तो दे विल टेक डायरेक्ट एक्शन. डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा कि फाइनेंशिंग फैसिलिटीज़ रोक दी जाएंगी बैंक्स की और उन पे पेनल्टीज़ चार्ज की जाएंगी. चलो मूविंग फॉरवर्ड, ये हो गया. चलो विल डिस्कस वन क्वेश्चन. Question is, if the RBI decide to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? Expansionist है. चलो फर्स्ट ऑप्शन, cut and optimize the statutory liquidity ratio, increase the marginal standing facility rate, cut the bank rate and repo rate. अब वन बाय वन विल सी. अगर SLR कट किया जाएगा एंड ऑप्टिमाइज, अगर SLR कम किया जाएगा तो क्या होगा? बैंक के पास अगर बैंक का SLR कम कर दिया जाए तो बैंक के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसे हो जाएंगे. ओके, लोन देने के लिए ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो करेंसी जो है मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगा, करेंसी का सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा. तो दैट इज़ पार्ट ऑफ एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी ओनली. दिस इज़ करेक्ट. अब इंक्रीज इन MSF रेट. तो अभी हमने देखा था कि MSF क्या है कि कमर्शियल बैंक्स बोरो कर सकती हैं RBI से फॉर मैक्सिमम 24 आवर्स. तो दिस रियली डज नॉट वर्क आउट. एंड कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट. तो बैंक रेट एंड रेपो रेट इसको अगर कट किया जाए मतलब कम किया जाए तो फिर क्या होगा? अगर इसको हम कम करते हैं तो बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा बोरो करेंगी RBI से, और अगर बैंक्स ज़्यादा बोरो करेंगी RBI से तो बैंक्स लेंड करेंगी ज़्यादा टू पब्लिक, एंड पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी. बट नाउ यहाँ क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इट नॉट डू. ओके, तो नॉट डू में वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सेकेंड. तो B इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट RBI. तो जल्दी से देख लेते हैं. RBI केम इनटू इफेक्ट इन 1935 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का ही है. और नाउ यू विल टेल मी कि ऑन whom रिकमेंडेशन. ओके, RBI.
जो है बनी थी। ओके, दिस इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, बट ठीक है, you know that I have habit of asking polity का questions, history का questions along with economics. तो you'll tell me कि on whose recommendation RBI came into effect in 1935. चलो RBI, हाँ, now we'll see RBI's financial year in starts in third quarter. ओ यहाँ starts है, okay. सी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स इन सेकेंड क्वार्टर, तो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स इन थर्ड क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून. सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर द बैंकर्स बैंक. जब भी बैंक को पैसे चाहिए होता है दे विल गो टू आरबीआई, आरबीआई उन्हें देती है. ओ ये 2 बार हो गया है, चलो इग्नोर दिस. लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कहते हैं ना, जब किसी का जब कुछ नहीं होता तो उसका खुदा होता है, लाइक दैट ओनली, कि जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो गवर्नमेंट एंड बैंक्स विल गो टू आरबीआई, दे विल ओनली गिव मनी. इशू ऑफ बैंक नोट्स, आरबीआई सारे नोट्स इशू करती हैं, प्रिंट करती हैं, बट ₹1 का नोट प्लस कॉइन्स ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. तो जो आरबीआई नोट्स इशू करती हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है. ओके, एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹1 नोट एंड कॉइन्स इशू करती है उस पर फिनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है. ओके, चलो. रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सेक्टर मैनेजेस कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व्स. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि न्यूज़ में क्या क्या था. दिस इज ऑल करंट अफेयर टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो ये है टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट. अभी हर कुछ कोविड क्राइसिस के कारण सब कुछ डिजिटल हो रहा है. तो फर्स्ट इज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म. व्हाट इज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म? It is a fraud detection tool adopted by banks to protect customers against forged, altered or counterfeit checks. मान लो कि अब आपने मुझे कोई चेक दिया और आपने मुझे 50,000 का चेक दिया, बट मैंने उसे 50,000 की जगह 5 lakhs कर दिया. ओके, इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग जीरो ओनली, किसी तरह फॉर्ज करके. तो बैंक तो मुझे 5 lakhs दे देगी, लेकिन आपने तो 50 किया था. तो इस चीज़ से बचने के लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे मैकेनिज्म स्टार्ट किया. इसमें क्या है कि अगर आप किसी को कोई चेक इशू कर रहे हो तो आप चेक के डिटेल्स आप अपने बैंक को मैसेज करोगे, देन बैंक, और जब मैं चेक लेकर अपने बैंक के पास जाऊंगी तो बोथ द बैंक्स दे विल, मतलब अपने आप में ही दे विल गेट दैट मैसेज फ्रॉम अनदर बैंक, दे विल कन्फर्म फ्रॉम देयर कि हाँ ऐसा कुछ आया है, तो देन ओनली दे विल गिव मनी. और इसके लिए सब लार्ज वैल्यू चेक्स जब तक 50,000 एंड अबव का ना हो तब तक इट विल नॉट वर्क. ओके, 50,000 से अबव होना चाहिए. सेकेंड इज एमडीआर. एमडीआर क्या होता है कि जब भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता था. ओके, मतलब बैंक सर्टेन अमाउंट चार्ज करती थी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे. तो अब फ्रॉम जनवरी 1, 2021 क्या हुआ है कि दिस एमडीआर विल नॉट बी लेवाइड ऑन ईदर कस्टमर्स और मर्चेंट्स, एंड ऑल्सो इट लोअर्ड कॉस्ट डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस टू कस्टमर ऑफर्ड बाय बिजनेसेस विथ ₹50 crore और मोर एनुअल टर्नओवर. ओके, नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बाय आरबीआई. दिस इज इम्पॉर्टेंट, लाइक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पूछ देगा कि किसका है एंड ऑल. नॉट मच, इसमें ज़्यादा कुछ तो पूछने का नहीं है. दैट्स ओनली दिस मच कि कौन इसे निकालता है, तो इट्स आरबीआई. एंड विल सी व्हाट एल्स इज देयर. टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री कंप्राइजेज 5 ब्रॉड पैरामीटर्स. तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर मार्च 2019 एंड 2020 वेयर 153.47 एंड 207.84 रिस्पेक्टिवली, इंडिकेटिंग अप्रिशिएबल ग्रोथ. अब ये जो 5 पैरामीटर्स हैं एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या हैं. फर्स्ट इज पेमेंट इनेबल्स, सेकेंड इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड,
Fourth is payment performance. And fifth is consumer centricity. एंड इन पांचों में से दिस पेमेंट परफॉर्मेंस इज हाईएस्ट. ये 45% के अबाउट है. आपको लाइक फिगर्स तो याद नहीं रखने हैं, बट हाँ यू कैन रिमेंबर कि पेमेंट परफॉर्मेंस इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल दिस 5. ओके, तो दिस LTRO इसको RBI ने इंट्रोड्यूस किया है 2020 में in order to infuse liquidity in the market. Okay, for long term lending at relatively cheaper rate. इसमें क्या है ना कि बैंक्स बोरो कर सकते हैं 1 to 3 years के लिए फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट रेपो रेट और इन रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज as collateral. Okay, अब we'll see what is targeted LTRO. अब targeted में क्या हो गया, the same LTRO thing, but इसमें क्या होगा ना, तो specific इसमें invest करना होगा specific sector में. And TLTRO is कि aggregate amount of 50,000 crore in installments and have to invest in grade bonds. जो specific sector था, this specific sector as in grade bonds, commercial paper, non-convertible debentures of NBFCs, that is non-banking finance corporations. Okay, next is RBI conducted first ever open market operation in state development loans. Now what is this? तो ये है कि जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है G6 जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज़, कुछ भी कह लो, बॉन्ड्स, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है. सेम वे में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशू करती है. तो ये उतना ही सेफ है जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है. एंड दिस ऑल्सो क्वालिफाइज फॉर SLR. एंड ये जो है इनका इंटरेस्ट रेट हायर होता है देन G-Sec बॉन्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन ट्विस्ट. अब ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, तो ऑपरेशन ट्विस्ट इन 2019. ओके, RBI ने इसे इंट्रोड्यूस किया है 2019 में. इट इन्वॉल्व सेलिंग शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बाइंग लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर ₹10,000 crore ईच ऑन December 23, 2019. ओके, इसमें क्या था कि गवर्नमेंट विल सेल 4 सिक्योरिटीज़ ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इन 2020 एंड विल परचेज 6.45% बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2029. इसमें भी आपका पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बिड या सबमिट कर सकते हैं ऑफर ई फॉर्मेट के थ्रू एंड दैट ई फॉर्मेट ऑन ई-कुबेर प्लेटफॉर्म. क्या So next is money supply aggregates. So about money supply aggregates, तो RBI defines monetary aggregates as measure of the amount of money in circulation within the country. Okay, and RBI from 1977 to 1988 4 monetary aggregates use करते थे besides reserve money, that is M1, M2, M3 and M4. But since 1998 on recommendation of Y.V. Reddy committee new monetary aggregates हो गए, that is M0, M1, M2 and M3. चलो we'll see one by one क्या क्या होता है. M0 is monetary base, this is like, and M0 is monetary base. Second is M1. M1 is currency with public plus demand deposit with banks and other deposits. Okay. अब डिमांड डिपॉजिट इज़ लाइक करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, ये सब होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट. जब इट्स लाइक कि जब भी आप डिमांड करोगे दे विल गिव यू बैक मनी.
एंड अदर डिपॉजिट्स में लाइक फॉरेन सेंट्रल बैंक से जो डिपॉजिट्स है ये वो वगैरह वगैरह. ओके. M2 इज M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग अकाउंट्स. ओके. एंड M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स. एंड टाइम डिपॉजिट आपका हो गया जैसे आपका FD, RD. FD मीन्स फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा. देर इज़ वन मोर M4 भी देख ही लेते हैं. M4 इज M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस. ऑल डिपॉजिट मीन्स आपका बोथ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. ओके. अब M1 इज़ नैरो मनी एंड M3 इज़ ब्रॉड मनी. ओके. मे बी क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि विच वन इज़ द narrow money and which one is broad money. They can reverse this also कि M1 is broad money and M3 is narrow money. तो ये आपका गलत हो जाएगा. करेक्ट वन इज M1 इज narrow money and M3 is broad money. अब नैरो और ब्रॉड मनी क्या है कि M1 इज करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट. इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होगी. लिक्विडिटी ज़्यादा है ना, करेंसी है पब्लिक के पास एंड ऑल, तो दिस इज नैरो मनी. ओके. चलो अब वन मोर थिंग इज मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर क्या है? टोटल मनी बाय हाई पावर्ड मनी. टोटल मनी इज M3 एंड हाई पावर्ड मनी इज योर M0. तो दिस इज मनी मल्टीप्लायर. ओके. मूविंग फॉरवर्ड विल सी इकोनॉमिक सर्वे ऑन मनी सप्लाई. अब इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है मनी सप्लाई पे? तो दे आर फ्यू पॉइंट्स जो मैंने चुनकर निकाला है आपके लिए with related to money supply. तो COVID-19 pandemic led to surge in money supply. Okay. Next point is M0 showed surge. अब M0 हमारा क्या था? M0 था monetary base. तो monetary base में भी surge है. Okay. Where currency with public has increased by 8.2% and savings and current account deposits decreased by 8%. तो we'll see in M1 में currency with public this increased how much? 8.2% and deposit demand deposit with banks it decreased by 8%. Okay. Next is M3 showed increase by 6.7%. M3 is your M1 plus time deposit with commercial banks. Okay. This showed increase of 6.7%. In 2020, RBI has reduced CRR from 4% to 3% to increase the M3. अब M3 को बढ़ाने के लिए because M3 is your क्या था हमने अभी देखा था M3 is our broad money. ओके. तो broad money को बढ़ाने के लिए RBI ने CRR को increase किया from 3% reduce किया from 4% to 3%. ओके. अब ये क्यों किया RBI ने? तो ये टू कंट्रोल मनी सप्लाई. ओके. नेक्स्ट इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन मनी मल्टीप्लायर. मतलब थोड़ा बहुत चेंज है, नॉट मच. तो इन 2019 इट्स 5.75 एंड 2020 इट्स 5.0. सो ये तो हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है आज का टॉपिक. बट एज प्रॉमिस्ड हम हर क्लास के साथ एक नया ग्रुप पढ़ेंगे. तो आज का हमारा ग्रुप है दैट इज़ G20. ओके. G20. तो G20 क्या है? तो G20 ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज़ हैं. ओके. 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन. ओके. and this represent 2/3 of world population. Okay. World population plus and sorry not plus you can say and 85% of global GDP and 75% of global trade. Okay. recently अभी last year G20 की समिट हुई है होस्टेड बाय सऊदी अरबिया इन आई गेस अक्टूबर मंथ या 2020 में.
तो इन दिस इंडिया कॉल्ड अ न्यू ग्लोबल इंडेक्स. ओके, ये न्यू ग्लोबल इंडेक्स हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट वील सी अबाउट द कंट्रीज. ओके, कंट्रीज याद रखना बहुत इजी है. नो नेमोनिक्स नथिंग. हम देखेंगे इसको कॉन्टिनेंट वाइज. तो सबसे पहले हम ना हर कॉन्टिनेंट की मेजर कंट्रीज देखेंगे, थोड़ी बड़े साइज़ की मेजर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज, और उसी से हमें याद हो जाएगा. ये बहुत इजी है. चलो, विल स्टार्ट विथ नॉर्थ अमेरिका. ओके, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन आप देखोगे तो कौन सी बड़ी कंट्रीज आपको याद आती हैं? तो इसमें USA, कनाडा, मैक्सिको, तीनों ही बड़ी कंट्रीज़ हैं और तीनों इम्पॉर्टेंट भी हैं. तो दिस 3 कंट्रीज़, ये नॉर्थ अमेरिका की तीनों कंट्रीज़ हैं G20 में. नाउ कमिंग टू साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में 2 बड़ी कंट्रीज़ हमें दिखती हैं, दैट इज़ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना. ओके, नाउ अफ्रीका में जब भी अफ्रीका हमारे दिमाग में आता है ना, तो हम बस साउथ अफ्रीका को याद करते हैं. ओके, साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ओनली. एंड देन अब एशिया में विल सी एशिया के इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन कौन से. सबसे पहले तो विल राइट इंडिया ओनली. इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, एंड ये भी देख लो आपकी आइलैंड वाले सारे एरियाज़ हैं, तो इंडोनेशिया भी, देन रशिया. अब इसमें आपको याद रखना है बस 2. ये तो आप ऐसे भी 2-4 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा. इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, रशिया. इसमें आपको 2 कंट्रीज़ याद रखनी है, वो है सऊदी अरेबिया, एक अरब कंट्री, एंड टर्की. ओके, हो गया. एंड लास्ट आपका बचा है अब यूरोप. तो यूरोप में विल सी जितने भी वर्ल्ड वॉर वाली कंट्रीज़ थे, दैट इज़ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली. तो आप देख लो ये 19 हो गए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ओके, ये 9 कंट्रीज़ हो गए हैं प्लस EU, दैट इज़ 21. ऐसे ही आप 2-4 बार खुद से प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएगा G20 कंट्रीज़. एंड नॉट व्हाट इज़ दिस न्यू ग्लोबल इंडेक्स. तो इंडिया कॉल फॉर ए न्यू ग्लोबल इंडेक्स फॉर पोस्ट कोरोना वर्ल्ड. ओके, और ये न्यू ग्लोबल इंडेक्स 4 पिलर्स पे हैं. क्या क्या हैं? टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्टीशिप. towards planet. So that's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक यू.